फोर्थ क्वेश्चन से जो बाकी है वहां से अपने स्टार्ट कर रहे हैं। ये पैम्फलेट में आपका पेज नंबर 56 है। एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स फॉर मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चार मेथड्स है प्राइस इलास्टिसिटी की। पहले प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड, जिसको अपने पॉइंट फॉर्मूला बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, अंडरलाइन करते जाना, रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज, परसेंटेज चेंज इन डिमांड टू अ प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी फॉर्मूला अपने कौन सी यूज करेंगे? प्रोपोर्शनेट चेंज वाली। तो मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ध्यान दो, मैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड ढूंढू कैसे, फाइंड आउट कैसे करेंगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन ओरिजिनल डिमांड इनटू 100, बराबर। ये परसेंटेज फाइंड आउट करने की फॉर्मूला। फॉर्मूला सब याद रखना, क्योंकि शायद अगर सम्स होंगे तो वो सम्स के अंदर तुम्हारे पास फॉर्मूला का नॉलेज होना जरूरी है। फिर नीचे भी वैसा ही, ऊपर आएगा चेंज इन प्राइस, नीचे आएगा ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। ऊपर भी वैसा ही है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिमांड इनटू 100। ओके। अब मैथमेटिकली अगर फॉर्मूला देखने में बोलता हूँ, सारी फॉर्मूला भूल जाओ, और के बाद जो लिखी है ना वही फॉर्मूला को याद रखें। बराबर, ये आगे अपने सीख चुके ऑलरेडी। अब यहाँ पे ईपी यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बराबर, और क्यू यानी ओरिजिनल डिमांड, जिसको अपने Q1 बोल सकते हैं। पी यानी ओरिजिनल प्राइस यानी P1। और डेल्टा क्यू लिखा हो ना, यानी ट्राइंगल जैसा लिखा, उसको डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा क्यू यानी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और डेल्टा पी का मतलब होता है चेंज इन प्राइस। ढूंढे कैसे? Q2 माइनस Q1, और इसमें दूसरे में P2 माइनस P1। द अबव फॉर्मूला इन फैक्ट, इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करें, इज रिलेटेड टू पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी वो सिर्फ स्मॉल या तो मार्जिनल चेंज बता सकती है। इट मेजर्स इलास्टिसिटी एट अ पॉइंट ऑन डिमांड को मैथमेटिकली। ध्यान देना, ये भी आगे अपने सीख चुके हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव, क्योंकि रिलेशनशिप कैसी है प्राइस और डिमांड के बीच में? इनवर्स। लेकिन हम इग्नोर करेंगे नेगेटिव साइन को, और सिर्फ न्यूमरिकल वैल्यू को इसके अंदर कंसीडर करेंगे। ओके। न्यूमरिकल वैल्यू यानी नंबर, -5 हो तो अपने 5 समझने का, -0.7 है तो उसको 0.7 समझेंगे अपने। क्लियर? फिर आगे ये एग्जाम्पल दिया है, लेकिन एग्जाम्पल ऑलरेडी आपने ने पेज नंबर 52 के ऊपर देखा होगा, 53 के ऊपर, पेज नंबर 53 के ऊपर, बराबर। ये सेम एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया हुआ है। अब अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाला, क्योंकि ये आगे वाला फर्स्ट जो पॉइंट था ना वो तुम्हारा रिवीजन था। अब ये देखो, टोटल आउटले एक्सपेंडिचर मेथड। अंडर दिस मेथड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल आउटले। टोटल आउटले यानी टोटल एक्सपेंडिचर। आउटले का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, जो कंज्यूमर करेगा ऑन परचेज ऑफ कॉमोडिटी। तो अगर टोटल आउटले फाइंड आउट करना, देखो नीचे फॉर्मूला दिए, P इंटू क्यू यानी प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस को क्वांटिटी के साथ में मल्टीप्लाई करें। टोटल आउटले ऑफ अ कंज्यूमर इज नथिंग बट टोटल रेवेन्यू ऑफ सेलर। याद रखे, ये लाइन को अंडरलाइन करें। टोटल आउटले यानी टोटल रेवेन्यू, कंज्यूमर का आउटले, लेकिन सेलर का तो रेवेन्यू हुआ ना, वो इनकम हुई सेलर की। अब अगर टोटल आउटले ग्रेटर देन 1 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, व्हेन प्राइस फॉल्स और टोटल आउटले इंक्रीज होता है तो इसका मतलब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी, बराबर नहीं? तो हम यहाँ पे ऐसा मान के चल सकते हैं कि प्राइस और टोटल आउटले कस्टमर का इनवर्सली रिलेटेड है, यानी टोटल आउटले भी बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रही है। लेकिन अगर लेस देन 1 है नीचे, तो इसमें देखो, ध्यान देना, ईपी इज ग्रेटर देन 1, तो लास्ट लाइन जो लिखी है ना,
उसको अंडरलाइन करो क्योंकि वो एमसीक्यू है तुम्हारा। ईपी इज ग्रेटर देन 1 हुआ तो प्राइस और टोटल आउटले इनवर्सली रिलेटेड हुआ। लेकिन अगर ईपी लेस देन 1 हुआ तो पहले तो उसका मतलब समझो कि प्राइस अगर बढ़ती है, सॉरी कम हो जाती है, तो उसके सामने कंज्यूमर का टोटल आउटले इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता जितना होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि टोटल आउटले ऑफ कस्टमर और प्राइस दोनों क्या है, पॉजिटिवली रिलेटेड है। लास्ट लाइन, ओके। लेकिन जब प्राइस फॉल होती है या राइज होती है, टोटल आउटले सेम જ रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तब हम क्या मान के चलेंगे, देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल आउटले ऑफ द कस्टमर। लास्ट लाइन। अब इसको एग्जाम्पल से समझा, इसलिए मैं अभी आगे बोल नहीं रहा था। देखो 10 रुपये प्राइस, 20 रुपीज क्वांटिटी डिमांडेड, ये तुम्हारा ओरिजिनल, यानी ये तुम्हारी ओरिजिनल पोजीशन है। तो 20 को 10 के साथ सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, 200 आया। अब प्राइस कम होके 5 हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड 60 हो गई। तो मैं अगर 60 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर कितना आता है, 300। तो 200 से ज्यादा हो गया ना, 300 इंक्रीज हुआ। तो ईपी को क्या बोलेंगे अपने, ग्रेटर देन 1। और कैसा रिलेटेड, प्राइस और टोटल आउटले इनवर्सली रिलेटेड इस केस में, बराबर ने, क्योंकि प्राइस कम हुई टोटल आउटले बढ़ गया। प्राइस कम हुई लेकिन टोटल आउटले यानी टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। उसके बाद दूसरे में देखो, ईपी इज इक्वल टू 1, 10 के सामने 20 क्वांटिटी डिमांडेड थी, 5 के सामने 40 हो गई, मतलब दोनों ही 200 है। तो ईपी इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया एग्जैक्टली। लेकिन नेक्स्ट पेज पे देखो, इफ चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन टोटल आउटले आर इन द सेम डायरेक्शन, यानी मतलब प्राइस भी कम होती है और टोटल आउटले भी कम हो जाता है। 10 के सामने 20, अब 5 के सामने 30, मतलब डिमांड इंक्रीज तो हुई लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया। देखो पहले 10 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करते थे तो 200 आता था, अभी 5 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा। तो इसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ा, तो इसका मतलब ये ईपी क्या है, लेस देन 1 है। ओके, अब लेस देन 1 हो तो इसको सेम डायरेक्शन के अंदर बोला जाता है और पॉजिटिव रिलेशनशिप बोला जाएगा। अब नीचे डायग्राम दिया है देखो, डायग्राम में जो ए बी पार्ट है उसमें इनवर्स रिलेशनशिप बताई दे रही है, बराबर। ए बी, इतना हिस्सा जो है ए बी का वो ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये इनवर्स रिलेशनशिप है। यहाँ पे क्या होगा, जो इलास्टिसिटी है ना वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, बराबर। लेकिन बीसी जितना हिस्सा है वहां पे इलास्टिसिटी एग्जैक्टली 1 हो जाएगी, इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन सी डी जितना हिस्सा है वो देखो पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ पे तुम्हारी इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो जाएगी। समझे। तीन साइड पे लिख दो, ए बी के साइड पे लिख दो ई इज ग्रेटर देन 1, बी सी की साइड पे लिख दो ई इज इक्वल टू 1, और सी डी की साइड पे लिख दो ई इज लेस देन 1। क्लियर, बिल्कुल सिंपल है ये। अब आगे देखते हैं, आर्क मेथड, लास्ट वाला। डायग्राम तो मैं तुमको बोर्ड पे समझाऊंगा ये सब, इसलिए मैं डायग्राम स्किप कर रहा हूँ। ओके, अब आर्क मेथड, दिस मेथड प्रोवाइड्स मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टू डेफिनेट पॉइंट। अंडरलाइन करो, डिमांड के ऊपर दो अलग अलग पॉइंट के ऊपर कितनी इलास्टिसिटी है वो पता चलती है। आर्क मेथड, दिस मेथड इज यूज, याद रखो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आएगा, इज यूज टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ लार्ज चेंज इन प्राइस, चेंज है चार्ज नहीं, चेंज इन प्राइस, चेंज, चार्ज लिखा है। अब दो बातें याद रखनी चाहिए कि अगर अपने कौन सी पॉइंट इलास्टिसिटी देखते हैं, यानी पहली मेथड देखी ने, वो स्मॉल और मार्जिनल चेंज के लिए यूज होती है। जिसके लिए यूज होती है, स्मॉल और मार्जिनल चेंज। लार्जर चेंज के लिए कौन सी मेथड यूज करेंगे, अपने आर्क मेथड यूज करेंगे। तो ये दो एमसीक्यू तुम्हारे यहाँ पे हो सकते हैं। अब इट इज यूजफुल लिखा ही है
to measure the price elasticity of demand in case of large change in price. बराबर। अब मेजर कैसे करते हैं पहले वो देखें। Suppose we want to measure price elasticity of demand between point C and D on the demand curve. Now, if we calculate price elasticity of demand at two different points separately, the value of price elasticity of demand will be different. But arc elasticity can overcome this problem. यानी हम अगर दो अलग अलग सी के ऊपर डिमांड अलग ढूंढे, डी के ऊपर अलग डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ढूंढे, तो दोनों के आंसर्स अलग अलग आते। ये ना हो इसलिए अपने ये मेथड को यूज करेंगे। दस आर्क इलास्टिसिटी इज एन एवरेज इलास्टिसिटी एंड, बस दो बार लिखा ये ऊपर वाला, इसको एवरेज इलास्टिसिटी बोलते, बस इतना ही याद रहे। ये एमसीक्यू है, ये साइड पे लिख देना। Suppose we want to measure price elasticity of demand between point C and D on demand curve. Arc method is a modified formula. This formula is as following. देखो ये फॉर्मूला याद रखो, बराबर ध्यान से पहले समझ लो फॉर्मूला कैसे बनाई जाती है। EP इज इक्वल टू, पहले ऊपर लिखेंगे Q2 माइनस Q1, ऊपर क्वांटिटी नीचे प्राइस, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1, बराबर। लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद तुम ऊपर प्राइस लिखते हो नीचे क्वांटिटी लिखते हो और प्लस करते हो। समझ में आई फॉर्मूला क्या? Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1 लिखेंगे। शुरुआत Q से करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर प्लस में लिखेंगे P2 प्लस P1 और नीचे लिखेंगे Q2 प्लस Q1, राइट। अरे सॉरी, P2 माइनस P1। अच्छा वो भी सेम है। देखो मैं किस तरह से बनाता हूँ फॉर्मूला, दोनों माइनस को साथ में रखता हूँ और दोनों प्लस को साथ में रखता हूँ, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा। मैंने जो अभी बोला वो Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1, दोनों माइनस वाला साथ में लिख दो मल्टीप्लाई करके। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऊपर P2 प्लस P1 और नीचे Q2 प्लस Q1, समझे। तो दोनों प्लस साथ में दोनों माइनस साथ में, तो भी फॉर्मूला तुम्हारी चेंज नहीं होती, सेम रहती है। यहाँ पे ये केस में यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है, दोनों सेम है इसकी वजह से। अब लास्ट वाला, यस लास्ट, ये तुम्हारी पॉइंट मेथड या तो ज्योमेट्रिक या तो ग्राफिकल मेथड, सबसे सिंपल मेथड यही बोलते हैं। देखो मैं तुमको तीन अलग अलग पॉइंट के ऊपर यहाँ पे बता सकता हूँ। यहाँ पे अपने पास सिर्फ एक पॉइंट लिखा है P। हम क्या करेंगे, लोअर सेगमेंट का मेजरमेंट करेंगे। देखो लोअर सेगमेंट यानी नीचे वाला हिस्सा, यानी PN तुम्हारा नीचे वाला हिस्सा है, उसको अपने कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, यानी न्यूमरेटर में अंशमा लखी स्वप, और उसके बाद में डिनोमिनेटर में यानी छेदमासु लखिए अपर सेगमेंट, यानी मेजरमेंट टच करना है PN कितना है और PM कितना है। ये दोनों अगर सरखे हुए ना, ध्यान देना, दोनों अगर इक्वल हुए तो हम क्या मानेंगे, इज इक्वल टू 1। हम क्या मानेंगे, दोनों इक्वल हुए तो इज इक्वल टू 1। लेकिन लोअर सेगमेंट बड़ा हो और अपर सेगमेंट छोटा हो, लोअर सेगमेंट बड़ा हो और अपर सेगमेंट छोटा हो तो ग्रेटर देन 1, और लोअर सेगमेंट अगर छोटा हो और अपर सेगमेंट बड़ा हो तो लेस देन 1। वापिस दोनों सेगमेंट इक्वल हुए तो इज इक्वल टू 1। लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट की कंपैरिजन में अगर ज्यादा मेजरमेंट रखता हो तो ग्रेटर देन 1, और लोअर सेगमेंट अगर कम मेजरमेंट रखता हो तो लेस देन 1। तो अब डिपेंड किसके ऊपर करेगा, लोअर सेगमेंट के ऊपर, अपर सेगमेंट पे नहीं। कि लोअर सेगमेंट ज्यादा तो ग्रेटर देन 1, लोअर सेगमेंट कम तो लेस देन 1, और लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट दोनों इक्वल तो इज इक्वल टू 1। और M और N के ऊपर क्या आएगा, ध्यान दे, M और N के ऊपर क्या आएगा, M जो है ना उसके ऊपर इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी ऊपर वाले पॉइंट के ऊपर इन्फिनिटी इलास्टिसिटी, और N के ऊपर क्या आएगा, 0। N के ऊपर इलास्टिसिटी 0, बराबर ने। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यानी वो अल्फा वाले सिंबल करते हैं ना, वो समझ में बात आ गई। ओके, मार्शल सजेस्टेड दिस मेथड, याद रखिए ये MCQ। Here price elasticity is equal to a ratio of the lower segment of the curve below the given point to the upper segment of the curve above the given point। कोई भी पॉइंट ले लो, इस कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो। अगर मैं कोई भी पॉइंट P और N के बीच में लेता हूं, समझो P और N, N फॉर नोएडा, पर ये दोनों के बीच में अगर कोई भी पॉइंट लेता हूं
तो लेस देन 1 आएगा। सोच लो कैसे। अगर मैं पॉइंट लेता हूँ पी और एन के बीच में, यानी कोई भी जगह पे अगर मैं पॉइंट लेता हूँ, तो वो हिस्सा नीचे वाला छोटा हो जाएगा और ऊपर वाला हिस्सा बड़ा हो जाएगा ना, तो लेस देन 1 हो गया। लेकिन अगर पी और एम, महाराष्ट्र, बराबर, इन दोनों के बीच में अगर कोई भी पॉइंट लेता हूँ, तो फिर लोअर सेगमेंट बड़ा हो जाएगा और अपर सेगमेंट छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, राइट। ये सिर्फ तुम्हारी अभी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चल रहा है, राइट। ये इसके सारे टाइप्स हुए। अब लीनियर डिमांड कहो, दो अलग अलग तरह के कहो। इन्होंने कंप्लीटली हर चीज को इसके अंदर इंक्लूड किया है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जब फाइनल सिलेबस तुम्हारे पास आएगा ना, तो ये सब चीजें नहीं होगी इसके अंदर। पर मेरे लिए पढ़ाना अभी है ना जरूरी है, नहीं तो लास्ट में करेंगे क्या, लास्ट मोमेंट के ऊपर कुछ होगा नहीं। ज्यादा पढ़ा लिया तो कम करना आसान है, कम से ज्यादा पॉसिबल नहीं होगा लास्ट में। अभी तक तुम्हारी पेमेंट की जो अपने वेबसाइट का है ना, वो स्टार्ट नहीं हुआ है ना, सब्जेक्ट सिलेक्शन स्टार्ट हुआ है। 5 तारीख के बाद में वो स्टार्ट होगा। अब सोचो कि 5 तारीख के बाद में तो 18 तारीख तक उनके पास सिर्फ 12-13 दिन बचते हैं। तो वो कितने टाइम के अंदर फीस में, देखो कर तो कुछ भी सकते हो। 3 दिन का पेमेंट का टाइम देके भी वो बंद कर सकते हैं वेबसाइट को, बराबर। क्योंकि वैसे भी सब जगह पे क्या 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है मैक्स टू मैक्स, तो 1 हफ्ते के अंदर वो भी कर सकते हो। पर इस हालत में मुझे ना मुश्किल लग रहा है थोड़ा, क्योंकि इनके पास है ना अभी जो टेक्निकल ग्लिच आ रही है ना वेबसाइट के ऊपर, उसको पहले तो सॉल्व किया जाएगा। तो उसके बाद में पहले तो पता चलेगा लोगों को, और उसके बाद में एग्ज़ाम हो पाएगी। अगर तुम्हारी एग्ज़ाम छूट भी जाएगी ना 18 तारीख को, किसी का फॉर्म ना भरा गया हो, किसी का नंबर जनरेट ना हुआ हो, तो वो लोग एरियर एग्जाम में भी तुमको सेट कर सकते हैं, अपनी बाद वाली एग्जाम में भी, राइट। तो 18 तारीख अभी मैं दिमाग में रख के काम कर रहा हूँ, वो चेंज में नहीं देख रहा हूँ। क्योंकि उसके बाद जितना भी हो अपना बोनस। क्योंकि फिर एक बात समझो, 18 तारीख की एग्जाम अगर लेट हुई ना, तो फिर 2 एग्जाम के बीच का टाइम पीरियड कम हो जाएगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम को उसी टाइम पे होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर पोस्टपोन भी हो ना, तो 1 हफ्ता, उससे ज़्यादा की उम्मीद रखनी भी नहीं है। अब 1 हफ्ते के अंदर कुछ बड़ा कोई पहाड़ नहीं तोड़ लेंगे, बराबर नहीं। तो जो हिसाब से चल रहा है ना, उसी हिसाब से अपने आगे कंटिन्यू रखेंगे। वी आर बैंक ऑन टाइम, सब चीज़ें बराबर चल रही है। क्योंकि जो चीज़ें सबसे बड़े बड़े चैप्टर्स थे ना, खास करके अकाउंट्स के अंदर, वो हमारे सब कंप्लीट हो गए। अब जितनी भी चीज़ें बाकी है ना, वो बहुत ही मामूली सी चीज़ें बाकी है सब। तो इसके अंदर आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, खास करके उसके अंदर। इसलिए बोलता हूँ बार बार कि रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। तुमको खुद भी घर पे पहले तो सम देखने, फिर ना समझ में आए यहाँ पूछने। इसीलिए मैं तुमको शाम के क्लास के बाद में बोलता हूँ, 1-2 जन आते हैं खाली। तो फिर मतलब क्या हुआ, बराबर नहीं। अपनी तरफ से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना, फिर लास्ट मोमेंट के ऊपर मैं हाथ अद्दर कर दूंगा, बोल देता हूँ मैं कुछ भी नहीं कराऊंगा। क्योंकि मैं 18 तारीख को क्लास बंद करूंगा, जिस दिन तुम्हारी एग्जाम स्टार्ट होगी उस दिन, 18-19 जो भी डेट है, बराबर। और उसके बाद में एग्जाम के बाद में क्लास चालू करूंगा, मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। इस बार मैंने ये पहले से डिसाइड कर लिया है, क्योंकि तभी तुम रिस्पॉन्सिबल बनोगे। तो 6 तक तुम्हें ऐसे घूमते रहोगे, बराबर। अब आगे देखो, प्रोफेसर लिप्सी हैज प्रूव्ड इट एज अंडर। ये देखो, मार्शल ने ये बताया कि किस तरह से मेजरमेंट हो सकता है, बराबर। और लिप्सी ने दो अलग अलग कैटेगरी बताई कि अगर स्ट्रेट लाइन है, डिमांड कर्व अगर स्ट्रेट लाइन है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा एट पॉइंट पी, यानी मिडिल पॉइंट के ऊपर, देखो पीछे मैंने जो बताया ना एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे। ई पी इज लेस देन 1, देखा ने, पी और एन के बीच का पॉइंट यानी डी, तो लेस देन 1 आ गया। एग्जैक्टली पी के ऊपर इज इक्वल टू 1, सी के ऊपर ग्रेटर देन 1, और जैसे मैंने आगे बोला था, कौन सा, ई पी, ऊपर वाला पॉइंट ए, उसके ऊपर इन्फिनिटी। और लास्ट में नीचे जो एरो लिखा है ना, वहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। डी के नीचे जो एरो है ना, उसमें कुछ लिखा नहीं है, तो वहां लिख दो ई पी इज इक्वल टू 0। सामने यहाँ लिख दिया इन्होंने, ये जगह पे लिखा हुआ है, राइट। तो सारे पॉइंट के ऊपर तुम देख सकते हो मेजरमेंट टच किया है। पी या बी लिख देना, बी उन्होंने बहुत नीचे लिखा है, तो यहाँ पे लिख दो। समझ गए ये। अब नॉन लीनियर, अब जबरदस्त चीज है ये चीज बहुत जबरदस्त है। इसको है ना बराबर से प्रेजेंट नहीं किया गया इसके अंदर डायग्राम में। तो देखो, पी दिख रहा है ना, वो इस तरह से आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व है। कर्व अगर इस तरह से रेक्टेंगुलर हुआ, तो हम क्या करेंगे, ध्यान दे,
रेक्टेंगुलर के ऊपर सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कौन से पॉइंट के ऊपर हमको इलास्टिसिटी ढूंढनी है। अगर पी के ऊपर इलास्टिसिटी ढूंढनी हो ने तो हम पी पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट मतलब एक स्पर्शक, राइट, एक ऐसी लाइन है जो उसको खाली टच करके निकल जाए। तो ए बी ऐसा ही एक लाइन यहाँ पे बनाई गई है, देखो देखिए ए बी लाइन एकदम, जहाँ किसी लाइन आपको दिखेगी उसको डार्क कर देना ए बी लाइन को। अब ए बी लाइन जो है ना उसमें आप देखो पी बी ज्यादा है, यानी लोअर सेगमेंट ज्यादा है, और अपर सेगमेंट क्या है तुम्हारा, कम है। ए पी कम है और पी बी ज्यादा है, समझ में बात आ रही है? ए पी कम है और पी बी ज्यादा है, तो लोअर सेगमेंट ज्यादा तो ग्रेटर देन 1 हो गया। तो पी पॉइंट के ऊपर तुम्हारी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1। उल्टा लिखा है यहाँ पे साइड पे, साइड पे है ना जो लिखा है ना, रिवर्स लिखा है, तेरा उसको करेक्ट कर देना। दोनों में आर आर लिख दिया है गलती से। ईपी एट पॉइंट पहले में आर आएगा, बराबर, लेकिन दूसरे में पी आएगा। दूसरी बार भी इन्होंने आर लिख दिया है, नहीं नहीं वहां नहीं, यहाँ पे ईपी एट पॉइंट लिखा है ना, उसमें पहले में आर बराबर है, लेकिन नीचे वाली लाइन के अंदर आर की जगह पे पी लिखो, बराबर ना। देखो दिखेगा भी पी बी इज लेस देन एपी, ये भी गलत लिखा है, पी बी इज ग्रेटर देन आएगा, करो पी बी इज ग्रेटर देन आएगा। अगर ग्रेटर हुआ तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं? ओके, समझ में आया ना तुम्हारे, तुमको भी गलती समझ में आ रही है ना, मतलब समझ में आया जो भी अभी तक समझाया। जो टेंजेंट ड्रॉ किया वो पी जगह पे आता है, पी से नीचे यानी बी वाला हिस्सा ज्यादा बड़ा है, तो लोअर सेगमेंट बड़ा तो ग्रेटर देन 1 आएगा। लेकिन जब आर की बात करें तो आर में लोअर सेगमेंट छोटा है, तो लोअर सेगमेंट कम हो तो लेस देन 1 आएगा। समझ में बात आ गई ना? तो हर बार जब भी इस तरह से कर्व दिया गया हो ने, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व दिया गया हो, तो इस वक्त अपने एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट के लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट को मेजर करेंगे। ओके, अभी लास्ट क्वेश्चन देखो आज के लिए। एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर बहुत आसान है, समझना बहुत ही सिंपल है। देखो मैं जो बोलूँ ना उसको बराबर से फॉलो करना। बराबर, पहले क्या लिखा है, फॉलोइंग आर वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पहले लिखा है नेचर ऑफ कमोडिटी, डिमांड फॉर नेसेसरीज इज इन इलास्टिक, बस इतना ही याद रखो। नेसेसरी इन इलास्टिक, कारण अगर कीमत कितनी भी बढ़ेगी दूध तो लेना पड़ेगा, बराबर, कीमत कितनी भी बढ़ेगी शाक भाजी तो लेनी पड़ेगी, तो उसकी डिमांड चेंज, जो चेंज ना होने वो इन इलास्टिक, जो चेंज ज्यादा होने वो इलास्टिक। तो डिमांड फॉर नेसेसरीज क्या बोला जाएगा, इन इलास्टिक, बराबर, बस इतना ही। फिर उसके बाद में देखो ऑन द अदर हैंड, नीचे वाला मेन पॉइंट याद रखो। तो नेसेसरीज इन इलास्टिक है, फिर एग्जाम्पल है, क्योंकि कंजम्पशन ऑफ नेसेसरी चेंज नहीं होता प्राइस के मुताबिक। तो सॉल्ट की बात करो, व्हीट है, ये सब नेसेसरीज है, तो हम हायर प्राइस के ऊपर भी उसको खरीदते हैं, इसलिए उसकी डिमांड इन इलास्टिक हो गई। लेकिन लग्जरी की डिमांड, क्या लिखा है, लग्जरीज, दूसरे पैराग्राफ में, लग्जरीज इज इलास्टिक। अभी समझो गोल्ड की प्राइस बढ़ जाए तो गोल्ड खरीदना पोस्टपोन कर देंगे, थोड़े दिन बाद खरीद लेंगे, ऐसा जब प्राइस कम हो जाएगी तब खरीदेंगे, ऐसा सोच लेते लोग। तो लग्जरीज की बात करें तो लग्जरीज में जैसे एयर कंडीशनर, लग्जरी कार, ये सब की डिमांड प्राइस पे डिपेंड करती है, ये इलास्टिक डिमांड है, बराबर। और नॉर्मली है ना कंफर्ट में ऐसा आता है कि वो न्यूट्रल होती है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर, यानी बहुत ज्यादा भी चेंज नहीं होती और बहुत कम भी नहीं है, ऐसा टोटली इलास्टिक भी नहीं है और टोटली इन इलास्टिक भी नहीं है। अब एक्सटेंट ऑफ यूज, जबरदस्त है ये भी। वेराइटी ऑफ यूजेस को अंडरलाइन करो, जिसके वेराइटी ऑफ यूजेस हो वो इलास्टिक डिमांड। क्योंकि अगर ज्यादा यूजेस हो ना किसी चीज का, पानी घर में ना आया हो, एग्जाम्पल सिंपल, इसके साथ कनेक्टेड नहीं है पर तुमको बता रहा हूँ, पानी घर में एक दिन ना आया हो तो क्या करेंगे, क्या बोलेंगे आपको कि आज बर्तन कपड़े कम, कल पानी ज्यादा आएगा तब, तो कुछ यूजेस अपने पोस्टपोन कर देंगे,
बराबर नहीं? तो इलास्टिक हो गई डिमांड उसकी। समझ में आ रही है ना बात? कि इलास्टिक कब होगी? कि जब एक से ज्यादा यूज होगा ना उसका, तब उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? इलास्टिक है। लेकिन अगर सिंगल यूज है, उसकी एक ही जगह पे यूज हो, लिमिटेड और सिंगल यूज दूसरे लाइन में जो देखो, लिमिटेड और सिंगल यूज, तो इन इलास्टिक डिमांड वो चेंज नहीं, ज्यादा नहीं होगी। बराबर। अब रेंज ऑफ सब्सटीट्यूट्स, ये भी सिंपल लाइन याद रखनी है कि नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट ज्यादा तो इलास्टिक डिमांड। इतना याद रखो, बाकी एग्जाम्पल से समझाना है। नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट ज्यादा तो इलास्टिक डिमांड, क्योंकि नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट ज्यादा है तो तुम क्या करोगे? एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरी चीज को खरीद लेंगे, तो इसकी डिमांड तो गई। बराबर नहीं? ऐसा। लेकिन जहां पे नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स है ही नहीं, नो सब्सटीट्यूट, सेकंड लास्ट लाइन में लास्ट में लिखा है देखो, नो सब्सटीट्यूट, तो उसकी कंपेरेटिवली इन इलास्टिक डिमांड होती है। समझ में बात आई? बराबर नहीं? तो प्राइस राइज जब होती है ना, तब सब्सटीट्यूट वाली कॉमोडिटी की कंजम्पशन को अपने कर्टेल्ड करेंगे। दूसरी लाइन में वर्ड लिखा है कर्टेल, कर्टेल એટલે ઓછું કરવું, रिड्यूस इन फेवर ऑफ अदर सब्सटीट्यूट्स। अगर ट्रेन की प्राइस बढ़ती है, ट्रेन की टिकट की, तो हम क्या करेंगे? बस या तो इलेक्ट्रिक ट्रेन में मुसाफरी करना प्रीफर करेंगे। और कॉमोडिटी, तो ये इलेक्ट्रिक ट्रेन निकाल दो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब इलेक्ट्रिक ट्रेन है इंडिया में। तो खाली कोंकण रेलवे में है, और पहाड़ी एरिया में खाली डीजल से चलती है। और कॉमोडिटी हैविंग नो सब्सटीट्यूट्स, या तो वीक सब्सटीट्यूट यानी कम सब्सटीट्यूट, उसमें कंपैरेटिवली इन इलास्टिक डिमांड होती है। अब इनकम लेवल, हाई इनकम, हाई इनकम इन इलास्टिक डिमांड, लेस इनकम इलास्टिक डिमांड। इतना देखो लिखा ही है वो भी, फर्स्ट लाइन में पढ़ो। हाई इनकम आर लेस अफेक्टेड बाय प्राइस चेंजेस, राइट? जैसे रिच में उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम बात करेंगे इसकी, जो लोग पुअर, हाउ एवर पुअर, थर्ड लाइन में लास्ट में लिखा है देखो, हाउ एवर पुअर मैन कैन नॉट डू सो, राइट? तो याद खाली दो लाइन में रखना हो तो क्या याद रखेंगे? कि रिच पीपल इन इलास्टिक डिमांड, पुअर पीपल इलास्टिक डिमांड। बराबर नहीं? अब प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द कॉमोडिटी, स्मॉल पार्ट इन इलास्टिक डिमांड, लार्ज पार्ट इलास्टिक डिमांड। एग्जाम्पल, परफ्यूम, एक परफ्यूम की बोतल खरीदेंगे, 5-6 महीने चल जाएगी। बराबर? 100 ml होता है वो। लेकिन दूध दिन का 2 लीटर चाहिए, दिन का, रोज चाहिए वो। तो इसका मतलब ये होता है कि उससे उसके अंदर तुम्हारी इनकम का एक बड़ा प्रपोर्शन जाता है। वहाँ 1000 रुपये तुमको सस्ते लगते हैं, दूध में अगर 30 के 35 हो जाए ना, तो तुमको महंगे लगने लगेंगे, क्योंकि दूध आपको रोज कंज्यूम करना है। समझे? उसमें आपकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा चला जाता है। इसलिए जो चीज ज्यादा इनकम का हिस्सा मांगती हो ने, उसके अंदर अपने देखते हैं कि कैसी डिमांड होती है? इलास्टिक डिमांड होती है। लेकिन जिसमें इनकम का बहुत ही स्मॉल पोर्शन जाता हो, जैसे टूथपेस्ट वगैरह, उसके अंदर अपने ज्यादा इलास्टिक डिमांड नहीं देखते, उसकी डिमांड इन इलास्टिक होती है। तो लिखना क्या है इसके अंदर देखो, स्मॉल पार्ट ऑफ इनकम, तो प्राइस चेंजेस डज नॉट अफेक्ट मच, मतलब इन इलास्टिक डिमांड हो गया, बाजू में लिखा है। बराबर? लेकिन हाउएवर, सेकंड लास्ट लाइन, हाउएवर इफ अ पर्सन स्पेंड्स वेरी लार्ज पार्ट ऑफ इनकम, तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? इलास्टिक हो जाएगी। अब अर्जेंसी, एक्सीडेंट हुआ, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो पैसे नहीं देखते, इन इलास्टिक डिमांड। अर्जेंट नीड, इन इलास्टिक डिमांड। लेस अर्जेंट नीड, इलास्टिक डिमांड, राइट? मोर अर्जेंट, इन इलास्टिक, लेस अर्जेंट या तो नॉट अर्जेंट, इलास्टिक डिमांड। समझे ने? वर्ड ऐसे ही याद रखने के, तो तुरंत याद भी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। ड्यूरेबिलिटी यानी लॉन्ग लास्टिंग, टीवी खरीदना है, 5 साल 10 साल चलेगा। स्कूटर खरीदना है, 5-10 साल चलेगा, तो ड्यूरेबल है। उसकी डिमांड कैसी होती है? इन इलास्टिक। प्राइस बढ़ेगी भी नहीं तो भी एक बार तो लेना है 10 साल में, तो ज्यादा आपने सोचेंगे नहीं। बराबर नहीं? तो ड्यूरेबिलिटी ज्यादा, तो इन इलास्टिक डिमांड। देखो, ड्यूरेबल और रिपेयरेबल कॉमोडिटी, तो यहाँ पे इफ प्राइस राइजेस, people prefer to use it for a longer time after getting it repaired, and thus more durable and more repairable commodity
हायर इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मैं उल्टा बोला शायद स्टार्टिंग में, सॉरी टू से, बट देखो अगर रिपेयरेबल कॉमोडिटी है ना, रिपेयरेबल समझना था, मैं ड्यूरेबल में जरा फोकस किया हूँ। देखो अगर रिपेयरेबल कॉमोडिटी है तो इलास्टिक डिमांड होगी, रिपेयरेबल इलास्टिक, नॉन रिपेयरेबल नॉन इलास्टिक यानी इन इलास्टिक डिमांड। अब परचेस फ्रीक्वेंसी ऑफ अ प्रोडक्ट, जैसे मैंने मिल्क का एग्जांपल दिया, बार बार खरीदनी पड़ती हो तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ प्रोडक्ट इज मोर, इट्स डिमांड इज इलास्टिक। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी, ये ड्यूरेबिलिटी में ये आता है, समझे, ड्यूरेबिलिटी में मैं ये समझाता, तो इसकी डिमांड क्या हो गई, इन इलास्टिक है। अब टाइम फैक्टर, डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज लेस इलास्टिक विद इन शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म में हमेशा इलास्टिक नहीं होती है, कारण तुरंत अगर आपको कोई डिसीजन लेना हो तो शायद आप ले नहीं पाओगे, बराबर। लेकिन अगर लॉन्ग रन के अंदर है, तुमको पता चले कि ये चीज़ की प्राइस तो बढ़ती जा रही है, कभी कम होने का नाम नहीं ले, तो हम इसकी दूसरी, उसकी जगह पे दूसरी कोई चीज़ को ढूंढना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, बराबर। तो लॉन्ग रन के अंदर उसकी डिमांड धीमे धीमे खराब हो जाएगी। फिर इसके पीछे कारण बताया गया, इट टेक्स टाइम फॉर कंज्यूमर्स टू नो अबाउट द चेंज इन प्राइस, और कस्टमर एकदम से अपना बिहेवियर शॉर्ट टाइम के अंदर चेंज करने के लिए रेडी नहीं होता है। इन the above factors show that there is no easy way to determine whether the demand for any commodity is elastic or inelastic. Just hold on. मैं ये यूजेस को खत्म करूंगा तो फिर प्राइस इलास्टिसिटी मेरा खत्म हो जाएगा। तो यूजेस अपने देख लेते हैं कहाँ कहाँ यूज होता है, सिंगल लाइन में जब अपने को याद करना है वो भी देखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक्सप्लेन यूजेस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज effectively used for taking various managerial decisions. It has also been used for framing policy at different levels. Following are some popular uses of price elasticity of demand. सबसे पहला और इंपॉर्टेंट यूज, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव प्राइस में। मोनोपोलिस्ट, जो मोनोपोली क्रिएट करने वाला इंसान है ना, वो चार्जेस हायर प्राइस इन द मार्केट वेयर डिमांड इज इन इलास्टिक, एंड ही चार्जेस लेस प्राइस इन द मार्केट वेयर डिमांड इज मोर इलास्टिक। कम इलास्टिक हो ने जहाँ पे, वहाँ ज़्यादा प्राइस, क्योंकि मैं प्राइस ज़्यादा भी लूंगा तो भी डिमांड में फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इन इलास्टिक का मतलब ज़्यादा फर्क ना पड़े, तो प्राइस बढ़ाने से भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं ज़्यादा प्राइस चार्ज करूंगा। लेकिन उस मार्केट के अंदर जहाँ पे प्राइस जरा भी ऊपर करता हूँ तो तुरंत डिमांड बहुत ज़्यादा नीचे आ जाती है, तो वहाँ पे मैं कम प्राइस की कम प्राइस रखूंगा, उसमें चेंज नहीं आएगा, तो टोटल प्रॉफिट उसका मैक्सिमाइज हो सकता है, बराबर। अब उसके बाद फॉर पब्लिक यूटिलिटी प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, ये कंज्यूमर, जैसे आप देखो कि एसी कोच की प्राइस ज़्यादा होती है, लेकिन जनरल में ट्रेन सेम है, सेम टाइम के ऊपर आपको पहुंचाएगी, लेकिन जनरल में फैसिलिटीज कम, उसको खरीदने वाले अलग तरह के लोग, बराबर। और जो एसी कोच है उसके अंदर ट्रैवल करने वाले अलग तरीके के लोग, तो उनके पास से ज़्यादा प्राइस चार्ज करो तो भी डिमांड में कोई फर्क नहीं आने वाला। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके लिए अलग प्राइस रखनी पड़ती है, वो जनरल के लिए। तो यूटिलिटी में इस तरह से होता है कि इन इलास्टिक डिमांड जहाँ पे हो ने, वहाँ पे हायर प्राइसेस चार्ज करेंगे। याद रखो कि अगर ये वंदे भारत जैसी ट्रेन है, वो गरीबों के लिए बनी नहीं है, पहली बात तो, उसके लिए बाकी सारी ट्रेन है, तो इन्होंने स्पेशल ट्रेन बनाना चालू किया, इसके पीछे का कारण ये था। सबसे पहले स्पेशल ट्रेन जो बनाई गई तो दुरंतो एक्सप्रेस थी, रिजर्वेशन के बिना वहाँ पे जा ही नहीं सकते। उसके बाद में शताब्दी, राजधानी, ये सब वन बाय वन आई। दुरंतो एक इकोनॉमिस्ट का या तो रिफॉर्मिस्ट का नाम था, बंगाल किसी का नाम है ये, उसके नाम से ये ट्रेन शुरू की गई थी। और दुरंतो एक्सप्रेस को पहचानने का तरीका ये, इसके ऊपर ग्रीन, क्या के अपने क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज किया जाता है, उसके ऊपर ग्रीन कलर का कैमोफ्लेज किया जाता है, यानी ग्रीन कलर का पेंटिंग जैसा किया जाता है, घास पत्ते जैसा लगे ना वैसा उसका कर किया जाता है। सुपरफास्ट ट्रेन बहुत कम स्टेशन के ऊपर रुकती है, लेकिन सुपरफास्ट इंडिया में 120 किलोमीटर पर आवर होता है, बराबर। फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ एसी क्लास इज मोर कंपेयर टू जनरल क्लास इन रेलवेज। फॉर फैक्टर प्राइसिंग, the factors of production having inelastic demand can obtain higher rewards compared to those having elastic demand. देखो
जिनकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इन इलास्टिक डिमांड है, मतलब जॉब चेंज नहीं करेंगे, तुम कम पगार दो या ज्यादा पगार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, बराबर नहीं। फिर फॉर जॉइंट सप्लाई, ये जबरदस्त चीज है। सर्टेन कमोडिटीज आर प्रोड्यूस बाय सेम प्रोसेस, सो दे आर जॉइंटली सप्लाई, जैसे ऑयल और पेट्रोल, मिल्क और आइसक्रीम, वुल और मटन, शिप में से, बराबर नहीं। नाउ इफ द डिमांड फॉर पेट्रोल इज इन इलास्टिक कंपेयर टू डिमांड फॉर ऑयल, तो हम पेट्रोल के लिए ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे, ऑयल के लिए कम प्राइस, बराबर। तो ऑयल में होने वाला नुकसान हम पेट्रोल से वसूल कर लेंगे, इस तरह से। सिमिलरली इफ डिमांड फॉर वुल is inelastic compared to the demand for mutton, a higher price is charged for wool। ऐसा नहीं कि एक का यूज नहीं करेंगे, दोनों का यूज करना है, लेकिन एक में ज्यादा पैसे, एक में कम पैसे। अब यूज ऑफ मशीन्स, वर्कर्स ऑफन अपोज यूज ऑफ मशीन्स ड्यू टू फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बट इट इज नॉट ऑलवेज सो, इट डिपेंड्स अपॉन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, इफ द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज इलास्टिक, तो यूज ऑफ मशीन उससे रेज होगा एम्प्लॉयमेंट, कारण कि अगर तुम मशीन लाओगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, लिखा होगा देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होती है और प्राइस भी रिड्यूस होगी। प्राइस थोड़ी रिड्यूस होगी लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा, तो इससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ ना, बराबर। दूसरा, द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट वुड राइज, उसकी डिमांड इंक्रीज होगी प्रोडक्ट की, एंड द प्रोडक्शन विल हैव टू बी इंक्रीज और मोर। तो मैंने सीक्वेंस बताया, पहले कॉस्ट डाउन होगी, कॉस्ट डाउन होगी तो हम प्राइस डाउन करेंगे, प्राइस डाउन होगी तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, अगर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, राइट। ऑन द अदर एंड, लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक है, यूज ऑफ मशीन्स विल क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज लोअर प्राइस विल नॉट रेज डिमांड, कम प्राइस कभी भी डिमांड को इंक्रीज नहीं कर पाती। Now the sixth one is international trade. The country can maximize its benefit from international trade by knowing price elasticity of demand. For instance, the demand for export must be inelastic for a rise in price and elastic for a fall in price, है ना। एक्सपोर्ट ये अंडरलाइन करो, ये थोड़ा समझना है, मैं लास्ट में भी वापस समझाऊंगा। एक्सपोर्ट की डिमांड इन इलास्टिक होनी चाहिए, लेकिन इंपोर्ट की डिमांड इलास्टिक होनी चाहिए, कारण समझो। इंपोर्ट इन इलास्टिक का मतलब क्या, एक्सपोर्ट इन इलास्टिक, सॉरी, कि एक्सपोर्ट में अगर प्राइस बढ़ाऊं भी नहीं, एक्सपोर्ट ये के अंदर अगर प्राइस बढ़ाऊं भी, मैं जो चीज़ यहाँ से इंडिया से बाहर बेचता हूँ उसकी प्राइस अगर बढ़ भी जाएगी तो उसकी डिमांड में खासा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा कम नहीं हो जाएगी, तो कंट्री को फायदा होगा उस। इंपोर्ट में उल्टा समझो, इंपोर्ट की डिमांड कैसी होनी चाहिए, इलास्टिक होनी चाहिए, क्योंकि इंपोर्ट वाले यानी सामने वाली कंट्री जिससे इंपोर्ट कर रहे हैं अपने, वो अगर प्राइस को इंक्रीज कर देगी, ध्यान देना, वो अगर प्राइस को इंक्रीज करेगी तो हमारी कंट्री में डिमांड एकदम से फॉल हो जाएगी, तो हमको फायदा है, क्योंकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज जाता हुआ रुक जाएगा, फॉरेन करेंसी बाहर जाती हुई रुक जाएगी ने, वो हमारा फायदा है। और हमारी प्रोडक्ट जो इंडिया में बनती है ना उसकी डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि वो सस्ती पड़ेगी लोगों को, राइट। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं फॉरेन प्रोडक्ट्स के ऊपर, जैसे चाइना की प्रोडक्ट इंडिया में आती है उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है, तो वो महंगी हो जाती है प्रोडक्ट, इंडिया की प्रोडक्ट की कंपैरिजन में महंगी हो जाती है, तो लोग क्या करेंगे, उसकी प्रोडक्ट ना खरीद के इंडिया की प्रोडक्ट को खरीदेंगे, ऐसा। अब डीवैल्यूएशन वुड बी वर्थ वाइल, अब डीवैल्यूएशन रुपया नु अवमूल्यन, पर अब ये बंद कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने, 1995 में लास्ट टाइम हुआ था, उसके बाद में कभी हुआ ही नहीं, ऑलमोस्ट समझो 30 साल होने को आए। डिवैल्यूएशन में क्या, अपनी कीमत, जैसे डॉलर, $1 84 में होने, तो कंट्री जानबूझ के $1 के 85 रुपीज कर दे, यानी अपनी कीमत और घटा दे, रुपये की कीमत और घटा दे, तो इससे क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर फर्क पड़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं और इंपोर्ट कम हो जाते हैं, ऐसा मानते हैं, होता नहीं है। अब शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन, देखो, हम अगर इन इलास्टिक कॉमोडिटी के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाएंगे तो प्राइस बढ़ने से भी सामने वाला उतनी ही खरीदेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी डिमांड के ऊपर। लेकिन जो इलास्टिक है ना उस पर टैक्स ज्यादा नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर उस पर टैक्स ज्यादा लगाएंगे तो कंज्यूमर इसको परचेज करना छोड़ देंगे या तो कम कर देंगे, तो इससे उसकी डिमांड में फर्क आएगा। तो क्या हुआ यहाँ पे नक्की, कि इन इलास्टिक डिमांड हो टैक्स ज्यादा चार्ज करो, इलास्टिक डिमांड हो कम टैक्स चार्ज किया जाएगा। फिर टैक्सेशन पॉलिसी वही है। फिर सुपरमार्केट, ये टैक्सेशन पॉलिसी निकाल दो चलेगा, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन इन वहीं पे आ जाएगा। सुपरमार्केट, सुपरमार्केट इज अ सेट ऑफ शॉप्स
it is run by a single organization. It sells a wide range of goods. It has to sell goods at lower price than charged by shopkeeper in the bazaar. So it charges lower price for those goods which have elastic demand. अपने क्या देखते हैं वहां पे किन चीजों की डिमांड ज्यादा होती है? बिस्किट्स है, और अब जो भी खाने की चीज है ना वो सबकी डिमांड ज्यादा, क्योंकि वो सबसे सस्ती वहीं पे मिलती है, खास करके डीमार्ट की बात करें अपने को, राइट? तो ये तुम्हारा प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का टॉपिक खाली कंप्लीट हुआ।